नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इमरान खान ने अपने ही लोगों को दी चेतावनी और धमकी। कहा पीएम पद छोड़ने को किया मजबूर तो और खतरनाक हो जाऊंगा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन को चेतावनी, यूक्रेन संकट के दौरान ताइवान में दखल न दें, अमेरिका ने ड्रैगन को किया आगाह। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आने वाले कुछ सप्ताह में आतंकी घटनाओं से हिल सकता है पाकिस्तान, विशेषज्ञों ने इसको लेकर किया आगाह। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कारगर वैश्विक रणनीति के माध्यम से चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी में है भारत। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी ने किया करारा प्रहार। कहा इनकी रंगों में ही है दंगा, अपराध और अराजकता। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तान से आ रही है। इमरान खान की अपने ही लोगों को चेतावनी, पीएम पद छोड़ने को किया मजबूर तो और खतरनाक हो जाऊंगा, ये धमकी दी है इमरान खान ने। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को विपक्षी दलों को ये खुली चेतावनी दी है। इमरान खान ने कहा कि और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा और खान ने विपक्ष की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 23 मार्च को सरकार के खिलाफ जुलूस निकालने वाली है और इस पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि ये कदम उनका फेल हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मैं सड़कों पर आ गया तो आप यानी कि विपक्ष सबको छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पद छोड़ने पर मजबूर किया गया तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक होंगे। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक गठबंधन है जिसमें करीब 1 दर्जन पार्टियां हैं। इस गठबंधन का कहना है कि राजनीति में सेना की दखल कम होनी चाहिए। पीडीएम का आरोप है कि इमरान खान सेना के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं और इन्हें इलेक्शन में गड़बड़ी करके जितवाया गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को चेतावनी, यूक्रेन संकट के दौरान ताइवान में दखल ना दें, अमेरिका ने ड्रैगन को किया आगाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस व यूक्रेन के बीच सैन्य तकरार के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका ने चीन को चेताया है। अमेरिका ने चीन को आगाह किया है कि वो इस मौके का फायदा ताइवान में अपना दखल बढ़ाने के तौर पर ना उठाए। अमेरिका ने चीन की पहले ही घेराबंदी कर रखी है। ताइवान को लेकर चीन के इरादे नेक नहीं है और अमेरिका व अन्य देश उसे लगातार आगाह कर रहे हैं। वहीं ड्रैगन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस 2 युद्धपोत, एक फिलीपींस के समुद्र में तो एक अन्य जापान के योकोसुका में तैनात कर दिया है और इसके जरिए उसने चीन को सख्त संदेश दिया है कि वो ताइवान से दूर रहे। उधर चीन ने भी अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती के जरिए अमेरिका को जवाब दिया है। पीएलए ने रविवार को ताइवान की दक्षिण पश्चिम वायु क्षेत्र यानी कि ADIZ में 39 लड़ाकू विमान भेजे हैं और इनमें बड़े पैमाने पर J-10 और J-16 लड़ाकू विमान शामिल है। इस बीच ताइवान की वायुसेना ने हवाई गश्त और जमीन से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि पीएलए को किसी भी आक्रामकता से रोका जा सके, इसके लिए ताइवान ने तैयार हो चुकी है और चीन को सीधा सीधा चुनौती भी दे दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आने वाले कुछ सप्ताह में आतंकी घटनाओं से हिल सकता है पाकिस्तान, विशेषज्ञों ने इसको लेकर किया आगाह। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आने वाले दिनों में आतंकी घटनाओं में और अधिक इजाफा हो सकता है और हाल के दिनों में बढ़ी आतंकी घटनाओं के मद्देनजर स्थानीय मीडिया ने इस संबंध में विशेषज्ञों के हवाले से ये बात कही है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख राशिद सरकार पूरी तरह से सतर्क हैं और सभी एजेंसियों से भी पूरी तरह से अलर्ट रहने को कहा गया है। उनके मुताबिक ये अलर्ट लाहौर के अनारकली इलाके में हुए धमाके के बाद किया गया है और इस धमाके में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 26 अन्य लोग घायल हो गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कारगर वैश्विक रणनीति के माध्यम से चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी में है भारत। जहां दोस्तों पिछले दिनों मध्य एशिया के सबसे बड़े देश कजाकिस्तान में भारी उपद्रव मचा हुआ था और उस राजनीतिक आंदोलन के कई कारण थे, लेकिन एक बड़ा कारण था चीन की घुसपैठ। पिछले 2 दशकों से चीन वहां के लोगों की जमीन हड़प रहा था और ये देश गरीबी के गर्त में जा रहा था। इसीलिए भी भारत की बैठक की कूटनीतिक अहमियत है। चीन के फैलते मकड़जाल को भेदना जरूरी भी है और बहुत कुछ इसी तरह के हालात दक्षिण एशिया के देशों में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश पर मुख्यमंत्री योगी ने किया करारा प्रहार। कहा इनकी रगों में ही है दंगा, अपराध और अराजकता। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर है और वार पलट
पलटवार का दौर जारी है। पूरे प्रदेश को मथने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल हर मुद्दे पर बेबाकी से बात की है। सत्ता में वापसी के प्रति आश्वस्त योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा कभी विपक्ष के मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। अखिलेश यादव की राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाली और मुफ्त बिजली की घोषणा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा और सत्य नदी के दो ध्रुव हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर सुरक्षा, समृद्धि व सुशासन का जो मॉडल पेश किया है वो प्रत्येक व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ता है। प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को यूपी के प्रत्येक व्यक्ति ने अंगीकार किया है, जिसका लाभ भाजपा को इस चुनाव में भी प्राप्त होगा। वहीं इससे बड़ा सफेद झूठ दूसरा हो ही नहीं सकता। न्यू पेंशन स्कीम मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए 2004 में लागू की थी। 2007 तक मुलायम मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया। 2012 से 17 तक अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। और नई पेंशन में 10% सरकार व 10% कर्मचारी का अंशदान होता है। 2004 से 18 तक 14 वर्षों का कर्मचारियों का अंशदान तक जमा नहीं किया गया था। वहीं उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जानता है कि सपा ने अपनी सरकार में प्रदेश को अंधेरे में रखा। सपा शासनकाल में बिजली बामुश्किल 2 घंटे मिल पाती थी, लेकिन भाजपा सरकार में प्रदेश के सभी 75 जिलों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है और इसीलिए प्रदेश की जनता सपा के बहकावे में नहीं आने वाली। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू के MA स्टेडियम में दिखा जवानों में जोश। शहर में कई जगहों पर चेकिंग। श्रीनगर में जवानों ने मिलाए कदम से कदम। जी हां दोस्तों, जम्मू में गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। सोमवार को जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और इस दौरान MA स्टेडियम के बाहर और अन्य इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। उधर श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में भी जवानों ने पुनर्अभ्यास किया। कदम से कदम मिलाए जा की धुन पर जिला पुलिस, CRPF, सशस्त्र पुलिस बल, NCC, वन सुरक्षा बल के जवानों सहित विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर अमित शाह और JP नड्डा ने मांगा जनता का आशीर्वाद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापना दिवस पर प्रदेश के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार ने प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। नड्डा ने यूपी की जनता का आशीर्वाद मांगते हुए आगे अपने ट्वीट में कहा कि पूर्ण विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से विकास कार्य अनवरत चलती रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर कहा कि धर्म, ज्ञान और अद्भुत शौर्य की भूमि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में आए 50,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, फिर भी हटा दिया गया वीकेंड कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक अध्ययन में रविवार को कहा गया है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का भारत में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है और इस अध्ययन में ये भी कहा गया है कि बड़े शहरों में ये काफी हावी है और ऐसे में ये शोध भारत के लिए चिंता वाला है, क्योंकि वैसे भी देश में रोजाना अब कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,06,064 नए मामले दर्ज किए गए हैं और रविवार के मुकाबले 27,469 ये कम है और इसी अवधि में भारत में 439 लोगों की मौत हो गई है और 24 घंटे में देश में 2,43,495 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय कोरोना के 22,49,335 एक्टिव केस हैं और संक्रमण दर बढ़कर 20.75% हो गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अभी 2 दिन और रहेगी ठिठुरन, बूंदाबांदी के बाद भी आसार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के साथ कोल्ड डे कंडीशन की चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शीरन पैदा करती ठंड के बीच सावन जैसी रिमझिम पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को भी जारी रही। बूंदाबांदी के साथ ही दिन भर धुंध छाई रही और हवा ने ठिठुरन भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 25 जनवरी तक तेज हवा और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के साथ कोल्ड डे कंडीशन यानी अधिक ठंडे दिन की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं इस बारिश का
खेती किसानी पर मौसम का मिला जुला कर असर दिख रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीनी सेना ने किया भारतीय किशोर को अगवा तो इंडियन आर्मी ने उठा लिया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा अगवा किए गए किशोर को लेकर भारतीय सेना ने पीएलए से संपर्क किया है। जी हां दोस्तों, इस बारे में हाल ही में रक्षा सूत्रों ने जानकारी दी है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही भारतीय सेना ने तुरंत चीनी सेना से संपर्क किया। उसके बाद सेना ने उनके इलाके में अगवा किए गए किशोर का पता लगाने और उसे स्थापित किए गए प्रोटोकॉल के तहत लौटाने को कहा है। बताया जा रहा है कि अगवा किए गए किशोर की पहचान मिराम तरोन के रूप में हुई है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस मामले से परिचित अधिकारियों का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश से एक 17 साल के किशोर को पीएलए ने राज्य के अपर सियांग जिले से कथित तौर पर अपहरण कर लिया है। दोस्तों सारे रास्ते भारत की सरकार ने खंगाल लिए हैं और अगर नहीं वापस किया गया ये 17 साल का किशोर तो भारत की सेना ले सकती है बड़ा एक्शन। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग को दिया करारा झटका। चीन पर लगे प्रतिबंधों को अभी नहीं हटाने वाला है अमेरिका। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दो टूक लहजे में चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि चीन पर लगे प्रतिबंध को हटाना अभी निश्चित नहीं है। अमेरिकी कारोबारियों को शुल्कों में रियायत देने के बीच जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी चीन से आयात होने वाले सामानों पर पहले से लगाए गए आयात शुल्कों में रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रपति कार्यालय में बुधवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान अपने 1 साल के कार्यकाल को रेखांकित करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि आयात शुल्कों में रियायत देने के मुद्दे पर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई काम कर रही हैं, लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल है कि चीन को आयात शुल्कों और उस पर लगे प्रतिबंधों से छूट कब दी जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का कर दिया है सफल परीक्षण। जी हां दोस्तों, भारत ने बालासोर में उड़ीसा के तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण गुरुवार को कर दिया। और इस संबंध में रक्षा सूत्रों ने बताया कि मिसाइल एक तकनीक से लैस थी जिसका सफल परीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 11 जनवरी को भारत ने आधुनिक सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का परीक्षण किया था और इसे भारतीय नौसेना की गुप्त तरीके से निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत से सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया गया था। और इसे लेकर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने कहा था कि मिसाइल ने सटीक तरीके से निर्धारित लक्ष्य पर निशाना साधा है। समझा जाता है कि इस मिसाइल से 290 किलोमीटर की मूल क्षमता की तुलना में 350 से 400 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव बीजेपी के पक्ष में आके खड़ा होगा, पहली बार यूपी में होगी सरकार रिपीट। बीजेपी एमपी रवि किशन का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार दावे कर रही है कि यूपी में सपा की लहर है और इस बार लोग अखिलेश यादव का ही समर्थन करेंगे, तो वहीं भाजपा का कहना है कि वो प्रदेश में इतिहास रचेंगे और फिर से सत्ता में लौटेंगे। चुनाव के इस सिलसिले में भाजपा सांसद रवि किशन ने भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की ही चर्चा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि सरकार पहली बार प्रदेश में रिपीट होगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के सिलसिले में किया गया रवि किशन का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फ्री अनाज लेने के लिए करें बस इतना काम, मोदी सरकार ने गरीबों को दी है ये राहत। दरअसल दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कोरोना काल में मोदी सरकार ने गरीबों को राहत देने का काम किया है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति महीने 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति योजना मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी राजधानी को लोगों को राहत देते हुए कहा कि कोरोना काल में मिल रहे मुफ्त राशन को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब राशन 31 मई तक गरीबों को देने का काम किया जाएगा। यदि आप राशन कार्ड के बारे में नहीं जानते तो आपको बताते हैं कि दरअसल राशन कार्ड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एपीएल, जिसमें गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोग को सरकार शामिल करती है। दूसरा बीपीएल कार्ड, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को शामिल किया जाता है। और तीसरा कार्ड होता है अंत्योदय कार्ड। और आपको बता दें कि इसमें बीपीएल और सबसे गरीब परिवारों को सरकार शामिल करती है। दोस्तों, यदि आप राशन कार्ड आपने बनवा रखा है तो ये फायदा आपको जरूर मिलेगा, और नहीं बनवा रखा है तो कृपया जल्द से जल्द बनवाएं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, चीन बॉर्डर तक आर्मी मूवमेंट होगा बहुत फास्ट। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग परियोजना के लिए खुदाई का काम पूरा हो गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने शनिवार को एक सुरंग के लिए आखिरी धमाका किया। सेला टनल 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बनी
दुनिया की सबसे बड़ी डबल लेन सुरंग होने वाली है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेला टनल प्रोजेक्ट अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश में यह सुरंग सैनिकों को तमांग सेक्टर के फॉरवर्ड एरियाज तक जल्द पहुंचने में गेम चेंजर साबित होगी। और एक बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 980 फीट लंबी एक सुरंग के लिए आखिरी ब्लास्ट वर्चुअल सेरेमनी के जरिए हुआ और रिमोट के जरिए बटन बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने दबाया। दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, चीनी दबाव में झुका पाकिस्तान और नेपाल में भी ड्रैगन का विरोध। जी हां दोस्तों, चीन के दबाव में पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति ने दासू बांध परियोजना पर आतंकी हमले में मारे गए और घायल हुए 36 चीनी नागरिकों के परिवारों को 1.16 करोड़ डॉलर के मुआवजे को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान चीन समझौते में यह भुगतान जरूरी न होने के बावजूद समिति ने इसे मंजूरी दे दी है, जबकि इस संधि में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दायरे में ये नहीं आता। पाकिस्तान में काम कर रहे चीन के ठेकेदारों और कामगारों की सुरक्षा को लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग में काफी कलह रही है और दासू बांध आतंकी हमले के पीड़ितों को मुआवजा न देने से दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में बाधा पैदा होती रही है। इस कारण आर्थिक तंगी के बावजूद पाकिस्तान को ये राशि देना पड़ा है। बता दें कि 14 जुलाई 2021 को इस आतंकी हमले में चीन के 10 नागरिक मारे गए थे और 16 घायल हो गए थे। हमले में 4 पाकिस्तानी भी मारे गए थे और इस हमले को लेकर दोनों देशों के बीच इतना तनाव बढ़ गया था कि पाकिस्तान की तरफ से ढीले रवैये को देखते हुए चीन ने कई परियोजनाओं का काम करना बंद कर दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस के 1 लाख सैनिक तैयार। दोस्तों यूक्रेन में जारी संकट के बीच अमेरिकी सैन्य साजो सामान यूक्रेन पहुंच गया है। अमेरिका के उच्चायुक्त ने इसकी जानकारी दी है। उच्चायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि $200 मिलियन की पहली रक्षा खेप यूक्रेन की मदद के लिए पहुंच चुकी है और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसी हफ्ता कीव और यूक्रेन के पश्चिम सहयोगी देश से भी मुलाकात की थी। अमेरिकी रक्षा सैन्य सामान पहुंचाने के पीछे इसी दौरे को बताया जा रहा है और रूस के 1 लाख सैनिक इस समय यूक्रेन सीमा पर जमा हुए हैं। बड़ी खबर की तरफ, हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी सेना की बड़ी एयर स्ट्राइक, यमन में भारी तबाही, इंटरनेट हुआ ठप। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है और इस मामले में कई विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। एयर स्ट्राइक इतनी बड़ी थी कि इससे यमन का इंटरनेट कनेक्शन ही ठप हो गया और हाल के दिनों में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में हूती विद्रोहियों के हमले में तेजी आ गई है। माना जा सकता है कि हूती विद्रोहियों को ईरान से हथियार मिल रहा है और इन्हीं हथियारों और ड्रोन्स की मदद से वो अपने पड़ोसी देशों में हमले कर रहे हैं। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, जम्मू कश्मीर में होगा 50,000 करोड़ का निवेश, 5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में अगले कुछ सालों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है और इसमें 12,000 करोड़ रुपए के समझौते भी हो चुके हैं और इस निवेश के बाद राज्य के 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर के जिलों में सुशासन इंडेक्स का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक नीति बनाई है और पिछले 70 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में केवल 12,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। यह आंकड़ा राज्य ने केवल 1 साल में ही पार कर लिया है और घाटी में युवाओं से वो कहना चाहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के पथ पर चलना चाहिए। जम्मू कश्मीर को देश का सबसे विकसित राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। युवाओं को विकास के साथ ही राजनीतिक और लोकतांत्रिक गतिविधियों में भी भाग लेकर भविष्य उज्जवल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि DGGI से केंद्र शासित प्रदेश के जिलों में प्रशासन सुधारने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है और इसका लाभ अंततः नागरिकों को ही मिलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के लिए नेताजी के महत्वपूर्ण योगदान पर हर भारतीय को गर्व, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए रविवार को कहा कि हर भारतीय को देश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। पीएम मोदी ने लोगों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं दी। सरकार ने आजाद हिंद फौज के संस्थापक बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर नमन
नमन करता हूं। हर भारतीय को हमारे देश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। पीएम मोदी इंडिया गेट में बोस की होलोग्राम प्रतिमा का शाम को अनावरण करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एबीपी वोटर सर्वे, बीजेपी के ग्राफ 1% बढ़ा तो अखिलेश यादव का 1% घटा। जाने किसका सर सजेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद ताज। जी हाँ दोस्तों, यूपी की 403 सीटों की बात की जाए तो सर्वे के मुताबिक यूपी में योगी की सरकार बननी तय है। सी वोटर के मुताबिक बीजेपी को 42% वोट मिलते दिख रहा है, जबकि सपा गठबंधन को 33%, बसपा को 12%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 6% वोट मिलते दिख रहा है। 15 जनवरी के सर्वे में बीजेपी को 41, सपा को 34, मायावती को 12 और कांग्रेस को 8% वोट मिलते दिख रहे थे। और आज के आंकड़े में बीजेपी को 1% का ज्यादा का फायदा है, जबकि कांग्रेस और सपा को 1% का नुकसान है। तो दोस्तों, जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आता जा रहा है, भाजपा की सरकार में वापस आने की पुष्टि भी लगातार होती जा रही है।